नमस्कार। आज हम कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे। वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT, जिसको कि हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जनरली ब्लड कैंसर के मरीजों में किया जाता है। वैसे ब्लड कैंसर के मरीज जो एक्यूट ल्यूकीमिया से ग्रसित हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और इसमें भी जिनका या तो हाई रिस्क में जो आते हैं या जिनका बीमारी पहले ट्रीटमेंट से वापस आ जाता है, उनमें करते हैं। CML में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करते थे पहले। जनरली यही एक ट्रीटमेंट का जरिया था, लेकिन आज के डेट में उन केसेज में करते हैं जिनका बीमारी वापस आ जाता है या बढ़ जाता है टारगेटेड ट्रीटमेंट के बाद। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है बच्चों के कैंसर जैसे इविंग सार्कोमा, सॉलिड ट्यूमर्स में भी किसी में किया जाता है। और जो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग तो नहीं कह सकते हैं, जो मतलब कि 40 के बाद है, उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो है मल्टीपल माइलोमा, जो कि एक प्लाज्मा सेल का एक कैंसर होता है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस किस प्रकार का है और कितना बेनिफिट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करते हैं। इसमें एक बीमार व्यक्ति को जो कैंसर से ग्रसित था, ब्लड कैंसर या जिस कैंसर में इंडिकेटेड है, उसमें या तो उसी के स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं या उसके भाई बहन का या और भी दूसरे लोग का करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक ऑटोलोगस होता है, एक एलोजेनिक होता है। ऑटो मीन्स खुद के स्टेम सेल को जब ट्रांसप्लांट करते हैं, खुद के जब स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं, या ऑटोलोगस हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। हम दो टर्म यूज कर रहे हैं, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। आज से 30-40 साल पहले ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट था। पीछे के हड्डियों में बोन मैरो के निडल से हम मैरो सेल्स निकालते थे, उसको फिल्टर करके फिर पेशेंट को निकालते थे। ये काफ़ी दर्द वाला सिचुएशन होता था। बट आज के डेट में पेशेंट को ग्रोथ फैक्टर की इंजेक्शंस चमड़ी में लगा के, सबक्यूटेनियस लगा के, उसके सेल्स को WBC को इतना बढ़ा देते हैं कि स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में से स्पिल करके पेरिफेरल ब्लड में आ जाता है, और उस सेल्स को फिर एक एफेरेसिस मशीन होता है, उससे गुजार के उसको हम छान के निकाल लेते हैं। तो अब जो है मरीज को पहले जो दर्द वाली जो प्रक्रिया होती थी, मरीज या उसके डोनर को जो पीछे हड्डियों में सुई देते थे, पेल्विक बोन में सुई दे दे के उससे बोन मैरो निकालते थे, वैसा नहीं करते हैं। अब बस एक एफेरेसिस मशीन से इधर से एक निडल जाता है और फिर वो ब्लड रिटर्न होके आता है, और उसी बीच में उसके स्टेम सेल्स को हम छान के निकाल लेते हैं, जिसको टेक्निकली हार्वेस्ट बोलते हैं। बोन मैरो करने के प्रक्रिया में मल्टीपल माइलोमा जो बीमारी है उसके लिए हम ऑटोलोगस करते हैं। मतलब मरीज के बीमारी को कंट्रोल करके उसी के स्टेम सेल को निकाल के उसको देंगे, तो इसको ऑटोलोगस बोलते हैं। जो ब्लड कैंसर AML है, ALL है, इसमें एलोजेनिक करते हैं। एलोजेनिक में जिसमें कि भाई बहन का लेंगे, मैच्ड सिबलिंग बोलते हैं, या अनरिलेटेड कुछ मैचिंग करते हैं। वो ब्लड ग्रुप का मैचिंग नहीं है, ये HLA कुछ जेनेटिक लेवल पे मैचिंग होता है, जिसको HLA करते हैं। जिस भाई बहन से मिलता है HLA मैचिंग, उसी का हम स्टेम सेल्स लेते हैं। तो इसमें फिलग्रास्टिन उस कैंसर के मरीज को भाई बहन को देते हैं, उसके ब्लड को बढ़ाते हैं, और फिर से उसी हार्वेस्ट एफेरेसिस टेक्निक से उसके स्टेम सेल्स को निकाल लेते हैं। अब अगर भाई बहन का नहीं मिला तो ऐसा तो नहीं है कि उसका इलाज छोड़ देंगे। तो स्टेम सेल्स बैंक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। हम उस पेशेंट का मैचिंग के लिए भेजते हैं कि इनका ये HLA है,
पूरे वर्ल्ड ओवर स्टेम सेल बैंक में उसको सर्च किया जाता है और जिससे मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मैच्ड अनरिलेटेड डोनर। मैचिंग तो है लेकिन अनरिलेटेड है, भाई बहन नहीं है उसका। कभी कभी जब पूरा मैच नहीं करता है तो उसको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट लगता होगा कि जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, वैसे कोई बहुत बड़ा सर्जरी होता होगा, सर्जन आते होंगे फिर उसको ट्रांसप्लांट करते होंगे। ऐसा कदापि नहीं है। हम बहुत ही साधारण से एक मल्टीपल माइलोमा के कैंसर पेशेंट के जरिए ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट समझाने की कोशिश करेंगे। एक माइलोमा का पेशेंट जिसका कैंसर अभी कंट्रोल में है, उसका लीवर का, किडनी का, हार्ट का फंक्शन ठीक है, उसको हम ट्रांसप्लांट के लिए सारी प्रक्रिया समझा के उसको एडमिट करते हैं। उस पेशेंट का हम फिल्ग्रास्टिन का इंजेक्शन जैसे बताया चमड़ी में देते हैं, उसके WBC को बहुत बढ़ाते हैं और फिर उसको एफेरेसिस मशीन से कनेक्ट करके उसके ब्लड से, पेरिफेरल बाहरी ब्लड से उसके स्टेम सेल को छान लेते हैं, जिसको टेक्निकली हार्वेस्ट बोलते हैं, और वो बैग में कलेक्ट करके उसको फ्रीज में रख देते हैं। उसका काउंट देख लेते हैं, CD34 काउंट जो है, स्टेम सेल काउंट एडिक्वेट है कि नहीं। अगर वो एडिक्वेट रहता है तो मरीज को फिर हम बहुत हाई डोज केमोथेरेपी देते हैं। माइलोमा के केस में मेलफ्लान देते हैं केमोथेरेपी। इतना हाई डोज केमोथेरेपी देते हैं कि मरीज के अंदर कहीं भी कोई कैंसर का सेल है तो वो मर जाएगा, शरीर में कहीं भी। तो फिर स्टेम सेल देने की क्या ज़रूरत है? इतना हाई डोज हम केमोथेरेपी दे दिए तो वो तो मर जाएगा कोई भी कैंसर का सेल। अब इतना हाई डोज जब हम केमोथेरेपी देंगे तो वो कैंसर का सेल तो मरेगा ही कहीं भी, उसके शरीर में जो बोन मैरो रिजर्व था, बोन मैरो, वो भी एकदम नीचे चला जाएगा। उस पेशेंट का WBC 100-200 रहेगा अगले 15-20 दिन तक। प्लेटलेट कम रहेगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा। प्लेटलेट तो हम प्लेटलेट दे के मेकअप कर लेंगे, हीमोग्लोबिन दे के मेकअप कर लेंगे। ये WBC जो कम रहता है, इसमें पेशेंट की डेथ हो जाएगी न्यूट्रोपिनिया के कारण। इतना कम न्यूट्रोफिल के कारण, जैसा कि हमने पहले फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया में बताया था कि कोई भी पेशेंट अगर वो न्यूट्रोपिनिक है, फीवर होता है, तो वो नॉर्मल कीटाणु से मर सकता है, क्योंकि WBC ही हमारा सैनिक है जो लड़ता है कीटाणु से, कोई भी इन्फेक्शन से लड़ता है। हमारे नाक के कीटाणु, मुंह के कीटाणु, जो एनल रीजन है वहाँ के कीटाणु लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, बाहर का तो छोड़िए। तो ये जो 14 दिन का फेज है, जो वो एकदम नवजात बच्चे की बराबर वो पेशेंट हो जाता है, उसको एकदम बंद आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रखना होता है। हाई डोज केमोथेरेपी देने के बाद 24 घंटे के बाद हम जो स्टेम सेल को फ्रीज में रखे थे, उसी स्टेम सेल को उसी मरीज का, उसी के स्टेम सेल को चढ़ा देंगे। तो सेम मरीज का स्टेम सेल चढ़ा है, स्टेम सेल बोले तो बोन मैरो सेल चढ़ा है, तो ये ऑटोलोगस हो गया। ऑटो मतलब खुद। अब ये स्टेम सेल जो है बीज का काम करेगा, सीड का काम करेगा, जो उसके WBC को बनाएगा, उसके प्लेटलेट को बनाएगा, उसके हीमोग्लोबिन को बनाएगा। और ये बनने में 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगता है। ये फेज ही क्रिटिकल फेज होता है। कोई ऑपरेशन नहीं होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, इसी फेज को निकालना होता है ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। ये फेज निकाल लिए तो मरीज ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस मरीज का सक्सेसफुल हो गया। ये ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की पद्धति हुई बहुत संक्षेप में। अब हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का बात करेंगे। एलोजेनिक में जिसमें कि या तो भाई बहन से दे सकते हैं, फुली मैच है या हाफ मैच है, या स्टेम सेल बैंक से लेते हैं जो मैच्ड होते हैं अनरिलेटेड, या कॉर्ड ब्लड बैंक से लेते हैं। कॉर्ड ब्लड बैंक के बारे में हम बाद में बताएंगे। एलोजेनिक में सपोज कीजिए कि जो मरीज को एक तो लेते हैं और एक उसके भाई बहन या जो भी डोनर है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मरीज का सारा फंक्शन ठीक होना चाहिए,
एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये एक टीम वर्क है। इसमें जो डोनर है उसके WBC को हम बढ़ाते हैं इंजेक्शन देके, और मरीज को साथ में कंकरेंटली बहुत हाई डोज केमोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं एडमिट करके। इतना हाई डोज केमोथेरेपी कि कहीं भी सेल्स है वो डेथ कर जाए। और अब इसको जो हम उसका भाई बहन का जब सेल्स बढ़ जाता है तो कंकरेंटली उसके स्टेम सेल्स को पेरिफेरल ब्लड से हार्वेस्ट करते हैं एफेरेसिस मशीन से। इस केस में केमोथेरेपी होने के 24 घंटे बाद उसको हम उसके भाई बहन या जो भी डोनर है उसका स्टेम सेल लगाते हैं। ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट अलग है। यहाँ पेशेंट्स का टी लिम्फोसाइट्स जो है इम्यून सेल्स बनाता है, और ये इम्यून सेल्स, ये जो टी लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल्स बनाते हैं, ये सेल्स जाके फिर बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि कैंसर से लड़ते हैं। ऑटोलोगस में था कि इतना हाई डोज केमोथेरेपी दे दो कि कहीं भी कैंसर का सेल नहीं रहे, और फिर उसके बोन मैरो को रीजनरेट होने के लिए उसी का सेल दे दो। यहाँ पे हम उसी मरीज का नहीं देते हैं। एक हेल्दी आदमी जिसको कि कैंसर से लड़ने की जिसमें क्षमता है, सारा म्यूटेशन वही है, सारा टॉक्सिन्स इन्वायरमेंट का वही है, लेकिन एक आदमी को कैंसर होता है, एक को नहीं होता है। तो हम जो उसका हेल्दी डोनर है उसके स्टेम सेल्स को इस आदमी को, बीमार आदमी को जिसको ट्रांसप्लांट करना है एलोजेनिक, उसको चढ़ाते हैं। अब ग्रेजुअली ये सेल्स टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और ये इम्यून सेल्स उस कैंसर के मरीज को अब उतने इम्यूनिटी देते हैं कि उसका जो लिम्फोसाइट्स है वो कैंसर के सेल को किल करता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट काफ़ी डेंजरस होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि दूसरे का सेल शरीर उसको फॉरेन बॉडी समझता है और उसको रिजेक्ट करता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये जो बाहर का सेल और अपने के शरीर के बीच में लड़ाई चलता है, उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, मुंह में छाले, लीवर पे, किडनी पे, बहुत जगह इफेक्ट हो सकता है। तो उसको इम्यूनिटी को, जिस कैंसर के पेशेंट को देते हैं उसके इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखते हैं दवाइयों से, साइक्लोस्पोरिन और बहुत सारी दवाइयाँ होती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, महीने भर का प्रोसेस है, टीम वर्क है, एकदम ईगल साई रखना होता है। इसमें थोड़ा सा भी कहीं सा चूक हुआ तो मरीज हम खो देते हैं, क्योंकि एक तो ये जो पेशेंट होते हैं ये ब्लड कैंसर के पेशेंट जनरली होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सीरियस होते हैं, बीमारी वापस आया रहता है, बहुत हाई डोज केमोथेरेपी दिए रहते हैं, उसके ऊपर दूसरे का स्टेम सेल देते हैं, दूसरे का स्टेम सेल देते हैं, तो बॉडी बोलता है कि भैया तुम तो मेरे नहीं हो, तुमको हम रिजेक्ट करेंगे। बॉडी उसको किल करना चाहता है, वो नहीं पहचान पाता है कि दूसरे का है, तो दूसरे के सैनिक को अपने घर में बैठाना पड़ता है। लेकिन एलोजेनिक स्टेम सेल का एक ब्यूटी है जो कि ऑटोलोगस में नहीं है। ब्यूटी है कि अगर बाहर के सेल को बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, इससे दोस्ती कर लिया, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ एक परसेंटेज में ये ब्लड कैंसर के मरीज जड़ से ठीक हो जाएगा। ब्लड कैंसर जो कि इस मरीज को 2 से 3 महीना नहीं जिंदा रहने देता, अब इसका ब्लड कैंसर जड़ से ठीक हो गया। एक 25 साल का आदमी अगला 75 साल तक जिंदा रहेगा। ये ब्यूटी है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। अब बात को खत्म करने से पहले हम कोड ब्लड बैंक पे बात करेंगे। कोड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हमसे ज़्यादा आप लोग सब जानते होंगे। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट के चेंबर पे बैठते होंगे, बड़े बड़े सितारे इसका ऐड करते हैं, यूट्यूब पे देखते होंगे कि ये कोड ब्लड बच्चे का, जो आपका बच्चा होने वाला है, इसका कॉर्ड ब्लड प्रिजर्व कर लीजिए, आपके बच्चे को कभी कैंसर से कोई नुकसान नहीं होगा। कैंसर जिस दिन आपके बच्चे को ब्लड कैंसर होगा, यही कॉर्ड ब्लड बचाएगा आपके बच्चे को। ये मार्केटिंग वाले बोलते हैं या फलाना फलाना कंपनी वाले बोलते हैं, और कुछ बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी बोलते हैं।
मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं बाकी बीमारियों के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन कैंसर के बारे में बोलूँगा कि ये एक डमी मार्केटिंग है। किसी बच्चे का जो जिस दिन जन्म लिया उसका कोड ब्लड अगर हम फ्रीज करके रख दें, ये सोच के कि अगर इस बच्चे को भगवान ना करे, खुदा ना करे कि 20 साल 25 साल में कभी इसको ब्लड कैंसर हुआ या कोई कैंसर हुआ तो इसका कोड ब्लड दे देंगे और ये बच्चा बच जाएगा, तो ये गलत बात है। इस चीज को बोल के मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। क्यों गलत बात है? डॉक्टर अरविंद आप क्यों बोल रहे हैं ये गलत बात है? इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं अपने टॉक में कि वही इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, वही इंसेक्टिसाइड वाला हम खाना खाते हैं। 90% लोग आज स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। 100 आदमी सिगरेट पीता है, सबको कैंसर नहीं होता है, कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है। जिसका म्यूटेशन अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, मिसमैच रिपेयर जीन के थ्रू, जिनका म्यूटेशन रिपेयर नहीं हो पाता है, ये शरीर में एक सुपर कंप्यूटर है, डैमेज पर डैमेज होता है, बट ये बेचारा डेली ठीक करता है उस सुपर कंप्यूटर के थ्रू। जिस दिन इस मिसमैच रिपेयर जीन में या कुछ जेनेटिक मेकअप में वो कमी रहती है, उन्हीं को कैंसर होता है। रिस्क फैक्टर तो 99% लोग में आज है। तो जिस बच्चे को 25 साल की उम्र में आज उसका हम कोड ब्लड फलाना फलाना कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपया दे के प्रिजर्व करा दिए, उसके माँ बाप सोच के कि जब ये बच्चा कहीं ना खुदा ना खास्ता 25 साल की उम्र में इसको कैंसर हुआ तो इसका कोड ब्लड तो रखा हुआ है। अरे भाई मेरे, उसके तो जेनेटिक मेकअप में ही डैमेज था, जिसके कारण वो उस स्ट्रेस को, बाहर के स्ट्रेस को झेल नहीं पाया और उसको कैंसर हो गया। तो उसके कोड ब्लड में भी तो वो कमी होगा, उसके स्टेम सेल्स में भी तो वो कमी होगा। तो उसके शरीर में जो बीमार सैनिक था नहीं लड़ पाया इम्यूनिटी से और उसको कैंसर हो गया। फिर उसी बीमार सैनिक के बीज को हम दे रहे हैं, तो वो कैसा बनाएगा? वो तो फिर से बीमार सैनिक बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको अब। तो उस बच्चे को जिसको 25 साल की उम्र में कैंसर हो गया है और उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, कुछ नहीं मिल रहा है, भाई बहन से मैच नहीं खा रहा है, या 5 साल की उम्र में मानिए भाई बहन से मैच नहीं खा रहा है, बाहर से भी अनरिलेटेड डोनर नहीं मिल रहे हैं, तो कॉर्ड ब्लड बैंक से मैचिंग करते हैं दूसरे बच्चे का, जो जर्मनी में है, जो ब्राजील में है, जो साउथ अफ्रीका में है, या जो बांग्लादेश में है। पूरे वर्ल्ड ओवर ये बैंक होते हैं। वैसे बच्चे जो हेल्दी हैं उनका हम कॉर्ड ब्लड देते हैं, प्रेफर करते हैं, ना कि उसी बच्चे का देंगे तो वो तो फिर वो बीज जो बड़ा हो वो सैनिक बनाएगा, WBC बनाएगा, लिम्फोसाइट, वो बीमार ही होगा, वो नहीं लड़ पाएगा। तो कॉर्ड ब्लड देते हैं। आप अब अगर अपने बच्चे का प्रिजर्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि इससे दूसरे को फायदा हो, वो भी दूसरे को किस ब्लड बैंक में हो रहा है, उनका क्या क्राइटेरिया है, दूसरे को डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, बट दिस इज नॉट फॉर द सेम चाइल्ड। कैंसर के लिए कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट में ये रूल्स फॉलोड होते हैं जनरली। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट ब्लड कैंसर को हम जड़ से ठीक कर पाते हैं आज भी कुछ एक परसेंटेज केस में, और ये एक टीम वर्क है। हमको, आपको, सबको भाग लेके इसको बढ़ाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सेव कर सकें। धन्यवाद।